आ गए बैंकिंग के कुछ रीसेंट अपडेट जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए चलो हाल ही में जो रीसेंट बैंकिंग अपडेट हुए हैं, आरबीआई ने जो अपडेट दिए हैं उनके बारे में वन बाय वन डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स या प्रमोशन एग्ज़ाम जेआईबी सीआईबी आपकी नॉलेज को ज़रूर बेनिफिट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं जो अभी आपके लिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करी है। तो उस मॉनेटरी पॉलिसी में खास बात यह है कि ज़्यादा रेट वगैरह में कोई चेंजेस नहीं लाए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक झलक देखते हैं कि वो कौन कौन से रेट्स हैं आज की डेट्स में जो करंट रेट चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिसी रेट में क्या कोई चेंज आया या नहीं। जैसा कि हमने बोला कुछ नहीं आया, तो अगर आपको करंट पॉलिसी रेट्स जानने हैं तो वो ये हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट की। देखिए, रेपो रेट सबसे इंपॉर्टेंट रेट होता है जो हमारे इंडिया में जो लोन्स के रेट को डिसाइड करता है। वो अभी भी 4% और लास्ट 3 मॉनेटरी पॉलिसी में ये कांस्टेंट चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर है। कई लोग ये जानते थे पहले कि इन दोनों में 50% यानी कि 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% का डिफरेंस रहता था, लेकिन अभी हाल ही में जितनी भी लगभग 1.5 साल से जो ये गैप है वो गैप कुछ इनकंसिस्टेंट सा हो गया है, यानी कि 0.5 की जगह आप देख सकते हैं इसमें 0.65 का गैप भी है। अगली बात करते हैं हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम एमएसएफ भी बोलते हैं। ये है 4.25 और आपका बैंक रेट भी 4.25 पर है और ये दोनों रेट बहुत समय से लगभग सेम चल रहे हैं। तो आप देखिए कि 4% रेपो और उससे जो कॉस्टली है वो है आपका एमएसएफ 4.25 और रिवर्स रेपो जो है 3.35। तो यहाँ पे एमएसएफ और बैंक रेट, ये एमएसएफ और बैंक रेट दोनों जो है 4.25 पर है। तो ये बात हमने करी पॉलिसी रेट्स की। चलिए अब बात करते हैं रेशियोज की, जिसको हम रिजर्व रेशियो के नाम से आते हैं। दो ही हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर इस समय पे 3% है और एसएलआर जो है 18% है। इससे कुछ रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स हैं, उसको देखते हैं क्या है अपडेट सीआरआर से रिलेटेड और एसएलआर से रिलेटेड। आपको पहले से मालूम है कि कोरोना के समय में जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई थी तो फंडिंग को क्रिएट करने के लिए एक रेमेडियल इशू एक लाया गया था, स्टेप उठाया था आरबीआई ने। सीआरआर को जो है कम कर दिया गया था 4% से 3% पर। अब लगभग 1 साल बाद, यानी कि जो आपका 28 मार्च 2020 जब कोरोना का पहला वाला लॉकडाउन लगा था, उस समय पर इसको रिड्यूस किया गया था और ये अवेलेबल जो है 26 मार्च 2021 तक अवेलेबल है। अब इसमें क्या होगा, यानी कि इसके बाद जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो चेंजेस जो है 0.5 करके 2 बार में किए गए हैं। जो पहला वाला होगा वो होगा पहला वाला 3.5%, यानी कि 27 मार्च से, ये जो कमिंग 27 मार्च है वहां से 3.5% हो जाएगा और उसके बाद मई 22 से, देखिए मई 22 से ये 4% हो जाएगा, यानी रिस्टोर हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 27 मार्च से 3.5% और मई 22 मई से ये 4%। तो इस तरह से जो सीआरआर को कम किया गया था वो 2 फेजेस में फिर रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है और ये अनाउंसमेंट आरबीआई ने कर दिया है। तो इस डेट्स को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि एसएलआर में क्या चेंजेज आए। देखिए एसएलआर जो है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है उसके सेक्शन 24 से होता है और वहीं पर जो सीआरआर होता है आरबीआई एक्ट के 42 सेक्शन से होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो एसएलआर है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात है, एक्सटेंशन ऑफ रिलैक्सेशन, यानी इसमें कौन सा रिलैक्सेशन को एक्सटेंड किया गया है उसके बारे में देखते हैं।
तो जो एमएसएफ के बारे में जो चेंजेज आया है, देखो आपको पता है कि एमएसएफ की फैसिलिटी आप एसएलआर सिक्योरिटी से ले सकते हैं और इसके लिए जो आपका एनडीटीएल है उस एनडीटीएल का 2% तक आप लोग ले पाते थे, जिसको 1% बढ़ा करके यानी कि अब 3% कर दिया गया था। कब तक? 30 जून तक। लेकिन उसको एक्सटेंड करके कहां तक ले आए थे? 31 मार्च तक। यानी 31 मार्च 2020 तक आप 3% अवेल कर सकते थे एमएसएफ की फैसिलिटी। कहां? 3% ऑफ एनडीटीएल। लेकिन इसको 6 मंथ के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। अब ये फैसिलिटी आपकी जो है एमएसएफ रिलैक्सेशन फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि 30 सितंबर 2021 तक आप एमएसएफ की ये बढ़ी हुई फैसिलिटी जो है एनडीटीएल का 3% तक आप लोग जो है एसएलआर सिक्योरिटी के अगेंस्ट में फंडिंग ले सकते हैं। इससे आप फर्दर फंडिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को कंफर्ट जोन में लाने के लिए एमएसएफ में ये डेवलपमेंट या ये जो फैसिलिटी है उसको 30 सितंबर 2021 तक इंक्रीज कर दिया गया है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी ये कांस्टेंट रखा गया है आपके पॉलिसी रेट, उसका रीजन जो है आरबीआई के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला हुआ है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 4% पर कांस्टेंट रखना है और जिसका बैंड ±2 दिया है। इसका मतलब ये है 4% वो चाहते हैं लेकिन +2 और -2, तो इतने तक हो सकते हैं, जिससे क्या होगा ग्रोथ में एक सपोर्ट मिलेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने इसको प्रोजेक्शन में जो दिया हुआ था पहले, उन्होंने कहा था कि -4.4%, उसको वो डाउन करके आप समझ सकते हैं कि माइनस का ग्रोथ कम से कम दिखना चाहिए। तो मींस 3.5% माइनस यानी डिप होगा। पहले उन्होंने 4.4% कहा था, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो आया है वैक्सीनेशन के बाद, उसको अब उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो ग्रोथ होगी वो -3.5 होगी। और ओवरऑल जो ग्रोथ की उन्होंने बात करी है, प्रोजेक्शन ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ फॉर 21/30 बेसिस पॉइंट, यानी 2021 के लिए जो उनकी प्रोजेक्शन ग्रोथ है वो प्रोजेक्शन ग्रोथ 5.5% की रखी है। ये बात हो रही है केवल इस क्वार्टर की, जो जनवरी वाला था, जनवरी में जो ग्रोथ दिखाई दी थी उनको, उसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है जो 21 जो अब ये चल रहा है, जो पूरा ईयर जो आएगा 21 का ईयर जो है, उसके लिए उन्होंने प्रोजेक्शन ग्रोथ क्या रखी है? 5.5% रखी है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इकोनॉमी की, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो जीडीपी के लिए जो डेटा रिलीज करता है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ करता है। उसके अकॉर्डिंग जो 7.5 की जो माइनस थी दिसंबर में की गई थी, उसके लिए उन्होंने 7.7% दिखाया है। और इसमें जो है कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जैसे रेलवे फ्रेट का ट्रैफिक टैरिफ है, और उसके अलावा टोल कलेक्शन है, ई वे बिल है, स्टील कंजम्पशन है। इनसे थोड़ा सा क्या है रिवाइवल नज़र आ रहा है इनको। और जो रबी की जो फसल की खरीद हुई थी वो जो है 2.9% जो है इंक्रीज मिला है, तो 29 जनवरी को जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग, और ये 61% लेवल पर पहुंच गई है। जो लास्ट 10 ईयर में जो एवरेज है वो 50% का है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आए हैं। सीपीआई का इन्फ्लेशन जो 6% तक चल रहा था 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, जून से लेके नवंबर तक, वो अब 4.6% पर दिसंबर में रिकॉर्ड किया गया है। उसका रीजन क्या है? जो फूड प्राइसेस में थोड़ा सा जो डाउन आया है, और उसके इफेक्ट से क्या हुआ है कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो 6 से 4.6 पर आ चुका है। और फूड इन्फ्लेशन जो है वो 3.9% पर आ गया है, क्योंकि देखो केवल फूड इन्फ्लेशन क्या हुआ 3.9% पर आ गया, तो उसकी वजह से वो पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरे इन्फ्लेशन की बात करें तो सीपीआई की जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन है हमारा वो डाउन हो गया है। और इसके साथ साथ जो हमारी जो खरीफ की हार्वेस्ट है वो आ चुकी है, तो उससे भी फर्क पड़ा है। सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल रिमेन एलिवेटेड एट, अब देखिए किस किस चीज में, फूड और फ्यूल में के अलावा बाकी चीज पर वो अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो 5.5% का है।
ये कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसमें ये प्रेजेंटेशन दिया हुआ क्वार्टरली प्रोजेक्शन फॉर ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन का। तो यहाँ पे जो आप ये डिफरेंट कलर देख रहे हैं, तो जो सबसे सेंट्रल में जो कलर दिखाया गया है वो कलर है ओरिजिनल वैल्यू का, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर को और इधर को आएंगे तो जो एबीएम में आप लोग पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये है 50% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर ये गैप है, उसके बाद है 70% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर ये बात है, और उसके बाद है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर ये। तो यानी कि अगर 90% कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो इन्फ्लेशन जो है 0 से लेके लगभग 8 के आसपास है, और जो ओरिजिनल है वो 4.55 के आसपास है, जैसा अभी हमने पहले बताया था। और अगर हम बात करें जीडीपी की, तो रियल जीडीपी ग्रोथ की वही बात है। देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी कि लगभग 6 और 7 के आसपास है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं तो वो 0 से लेकर के 8+ यानी कि लगभग 12 तक आ रहा है। तो ये जो है दोनों प्रेजेंटेशन थे इसके, और इसके साथ साथ जो है इस एमपीसी के आने से ज़्यादा बहुत बदलाव नहीं किए। इनकी जो डेटास थे उनको आप रिमेंबर रखिएगा। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इसका कहीं ना कहीं वही बेनिफिट मिल जाए, और आपको करंट बैंकिंग अपडेट के रूप में ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हमने कवर किया सीआरआर, एसएलआर, और कवर किया जो पॉलिसी रेट का क्या था, कोई चेंज नहीं किए थे उन्होंने, थोड़ा सा जीडीपी के बारे में बात करी, सीपीआई के बारे में बात करी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला जो चेंजेस लाए हैं वो बेसल 3 से रिलेटेड है। तो बेसल 3 में आपने बेसल 3 के जो लिक्विडिटी के जो फ्रेमवर्क है उसमें आपने उन स्टैंडर्ड्स के बारे में एक वर्ड पढ़ा होगा, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, NSFR। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारा बीएफएम के कोर्स में बना हुआ है। तो इसमें उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। क्या रिलैक्सेशन दिए कि फर्दर 6 मंथ के लिए रिलैक्स किया गया है। क्या जो एनएसएफआर की गाइडलाइंस थी उसके लिए उन्होंने फर्दर 6 मंथ का समय दिया है, यानी कि वो गाइडलाइन अब लागू होंगी 1 अक्टूबर 2021 तक, यानी 30 सितंबर तक आप पुरानी वाली गाइडलाइन पर रह सकते हैं। जो नए गाइडलाइंस लागू होनी थी उनके इम्प्लीमेंटेशन का समय अब हो गया है 1 अक्टूबर। इसका मतलब 6 मंथ का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। बेसल में ही अगला चेंज लाए हैं, वो चेंज लाए हैं कैपिटल रेगुलेशन में। किस चीज में? रिव्यू ऑफ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट। अब ट्रांजिशनल अरेंजमेंट से मतलब क्या होता है? कोई ऐसा परसेंटेज जो एक टाइम गैप में धीरे धीरे करके बदलता है, जिसका डिसीजन पहले ही हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल अरेंजमेंट। और ये ट्रांजिशनल अरेंजमेंट जो होता था वो हमारा है कैपिटल कंजर्वेशन बफर में, सीसीबी में। आपको अगर पहले से आपने पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा कि 2.5% का जो है सीसीबी मेंटेन करना था। अब उसको क्या किया गया है, अभी उसमें जो है लास्ट वाला जो ब्लॉक अभी काफी दिनों से जो है वो पोस्टपोन्ड होता जा रहा था। अब ये 2.5% को इस तरह से 4 ईयर में इंप्लीमेंट होना था, लेकिन ये कुछ ना कुछ कारणों की वजह से ये अभी तक नहीं हो पाया है। तो जो ये लास्ट वाला जो गैप का जो 0.625 का गैप है 4 पीसेस में, 0.625 के जो गैप है उन गैप में जो लास्ट वाला है गैप, उस गैप के जो ड्यूरेशन है उसको 1 अप्रैल 21 से फिर एनहांस कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2021। इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर का जो लास्ट स्लॉट था वो, और दूसरा हमने एनएसएफआर की बात करी थी वो दोनों चीज अब 1 अक्टूबर तक रिलैक्स कर दी है, लेकिन 1 अक्टूबर से लागू हो जानी, यानी 30 सितंबर तक रिलैक्स कर दी गई हैं। लॉस को एब्जॉर्ब करने का जो टाइम पीरियड था उसको पहले तो जो है 5.5% तक भी रिस्क वेटेड एसेट के उसमें रखना था, उसको जो है 6.125 लाने के लिए जो टाइम है आपके पास 1 अक्टूबर तक है, यानी 30 सितंबर तक है। 1 अक्टूबर को आपको ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। ये है टीयर 1 का एक इंस्ट्रूमेंट है, परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर्स एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, जो एडिशनल टीयर 1 की कैटेगरी में आते हैं।
दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर बेनिफिटेड लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी बेनिफिटेड लगी है तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग बैंकिंग अपडेट्स और जो आपके बैंकिंग वेलफेयर की बातें हैं, JIB, CIB, IABF के कोर्सेज, प्रमोशन के कोर्सेज और यहाँ तक कि जो टूर सर के जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप हमसे मंगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।